हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक हम लोग ने पहले वैसे किया है, लाइक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसी तरीके से बायबैक ऑफ शेयर्स भी होता है, इक्विटी शेयर्स। तो इसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, क्या मतलब होता है बायबैक ऑफ शेयर्स का। फिर उसका क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो रेफ़र करेंगे, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना है विद बैलेंस शीट वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक? तो सबसे पहले बायबैक, यू आर परचेजिंग बैक ऑफ योर शेयर्स। तो कंपनी अपने ही शेयर्स कब परचेज करती है? क्यों कंपनी को अपने ही शेयर्स को वापस से ख़रीदना पड़ता है? तो इसका लॉजिक हम लोग देखेंगे। तो अनऑफिशियली तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। लेट्स फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसके पास 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। अब वो ए लिमिटेड ने 100 शेयर्स में से 20 शेयर्स पहले इशू कर दिया, फिर 2 महीने के बाद फिर 20 शेयर्स इशू कर दिया। ऐसे ऐसे करके उसने अराउंड 60 शेयर्स इशू कर दिए। अब सीन देखो, जो भी इक्विटी शेयर्स खरीदता है वो ओनर बन जाता है कंपनी का। तो अब ए लिमिटेड के पास 100 शेयर्स थे, उसने अपने शेयर को इशू करते 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 60 शेयर्स इशू कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? ए लिमिटेड के पास अब खुद के सिर्फ 40 शेयर्स हैं और 60 शेयर्स पब्लिक के पास चले गए। अब लेट्स फॉर एग्जांपल, पब्लिक में से कोई थोड़ा दिमागदार निकला और उसने सबको ट्रेस किया और जिन जिन के पास ये 60 शेयर्स है उनसे ये शेयर्स खरीद लिए। तो लेट्स फॉर एग्जांपल, ये 60 शेयर्स एक आदमी के पास रहते हैं, मिस्टर जेड। अगर ये मिस्टर जेड ये 60 शेयर्स को खरीद लेता है तो ए लिमिटेड जिसका जो ओनर होगा वो ओनर नहीं बनेगा, मिस्टर जेड बनेगा। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि कंपनी के पास शेयर्स होते हैं, कंपनी शेयर इशू करता है, इक्विटी शेयर्स। जितना ज़्यादा इशू करेगा उतना उसका ओनरशिप कम होते जाता है। तो 100 शेयर्स थे, 60 शेयर्स बेचा तो 40% ही अभी उसके पास है ना, बाकी 60% किसके पास है? पब्लिक के पास पहुंच गया। अब वो कोई एक पब्लिक वो पूरे शेयर्स लेके बैठ जाएगा तो वो ओनर बन जाएगा, मेन ओनर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो 40 है और जिसने शेयर्स खरीदे उसके पास 60 शेयर्स हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में कंपनी को डर लगने लगता है कि भाई हमने ज़्यादा शेयर इशू कर दिया है और हम ओनर ना बनते हुए कोई और ओनर इस कंपनी का बन जाएगा। तो कंपनी क्या करते हैं? अपने ही इक्विटी शेयर्स को फिर से खरीदना स्टार्ट करती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर्स। फिर से एक बार देख लो, ए लिमिटेड के पास 100 शेयर्स हैं। ए लिमिटेड ने 100 शेयर इशू करने स्टार्ट किए, कंपनी ने 20 शेयर इशू किए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 80% अभी भी कंपनी के पास है, 20% पब्लिक के पास पहुंच गया। फिर उसने 20 शेयर्स इशू किए तो अभी भी कंपनी के पास 60 शेयर्स हैं और 40 शेयर्स पब्लिक के पास पहुंच गए। और द मोमेंट ही सोल्ड 60 शेयर्स और 20 शेयर्स बेचा तो अब कंपनी के पास 40 शेयर्स ही बचे और बाकी 60% किधर चले गए? पब्लिक के पास। अब कंपनी को डर लगेगा कि भाई हमारी ओनरशिप ना छिन जाए, क्योंकि हमने 100 शेयर्स में से 60 तो बेच दिए, 40 ही बचे हमारे पास। तो कोई अगर वो 60 शेयर्स खरीद लेगा तो वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो वो ओनरशिप हमारे हाथ से ना जाए तो कंपनी अपने ही शेयर्स को फिर से खरीदना स्टार्ट करती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे देखो मीनिंग वही दिया है, बायबैक ऑफ शेयर्स मींस कंपनी इज बाइंग देयर ओन इक्विटी शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर। अपने ही शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर खरीदना स्टार्ट करती है। इसमें एक और चीज़ है, ओनली फुल्ली पेड शेयर्स आर बॉट बैक। ये फुल्ली पेड शेयर्स का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे शेयर का प्राइस है 10, लेकिन शेयर होल्डर ने अभी सिर्फ 8 रुपया ही पे किया है,
तो दैट 8 रुपया इज कॉल्ड पार्टली पेड शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स को हम लोग बायबैक नहीं कर सकेंगे। जो जिस शेयर होल्डर ने पूरे 10 रुपये पे किया है, हम लोग उन्हीं शेयर्स को बायबैक कर पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आता है। तो ओनली फुल्ली पेड शेयर्स आर वी आर बाइंग बैक। कंपनी उन्हीं शेयर्स को बायबैक करती है जो फुल्ली पेड होता है, पार्टली पेड शेयर्स को बायबैक नहीं करती। और 99% जब कंपनी बायबैक करती है, तो अभी एग्जांपल के तौर पे कंपनी है, मैं कंपनी हूँ, आप लोग शेयर होल्डर हैं, आपको बेचना ही नहीं है शेयर्स, लेकिन मुझे तो ख़रीदना है ना, क्योंकि मैं अगर वही शेयर नहीं खरीदूंगा तो मेरे हाथ से ओनरशिप चली जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, भाई मेरे को मेरे शेयर्स बेच दो। तो आप लोग बोलेंगे नहीं मुझे तो नहीं बेचना है। तो कंपनी को तो एनी हाउ खरीदना ही है ना। तो जब कंपनी फोर्स करेगी, तो कंपनी जो प्राइस चल रहा होगा उससे ज़्यादा देने का ट्राई करेगी। तो अगर 10 रुपये भी चल रहा है तो 2 रुपये एक्स्ट्रा बोलेगी कि हम लोग आपको 12 रुपये देते लेकिन शेयर्स हमको बेच दो। कौन बोलेगा ये? कंपनी बोलेगा। किसको बोलेगा? शेयर होल्डर को। तो हमेशा याद रखना, बायबैक 99.99% प्रीमियम पे ही होता है, राइट। तो बायबैक ऑफ शेयर्स में कंपनी हमेशा शेयर होल्डर को बोलेगी अपने शेयर बेचो, लेकिन शेयर होल्डर मना करेगा मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन कंपनी को तो एनी हाउ खरीदना ही है। अब कंपनी को एनी हाउ खरीदना है तो जो प्राइस चल रहा होगा उससे ज़्यादा ही कंपनी देगी। तो जब ज़्यादा कंपनी पैसा पे करती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बायबैक ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग पार्ट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में याद रखो, इसमें जर्नल एंट्री पास करने आता है, फिर एक दो फॉर्मेट है कि कितने मिनिमम शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं, क्या प्राइस पे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री पार्ट देखते हैं। अब जर्नल एंट्री आपको पता है कि जर्नल एंट्री हम लोग को याद नहीं रहता है। आपने मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, मैंने कोई भी जर्नल एंट्री आपको रट्टा मारने नहीं बोला है। मैंने सब जर्नल एंट्री आपको लॉजिकली सॉल्व करने बोला है। तो यहाँ पे भी हम लोग लॉजिकली सॉल्व करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो जो मेरे लेक्चर पहले थे उसका जो मैंने टिप्स दिया था वो ध्यान में रखना है। कुछ 8-9 टिप्स था, 10 टिप्स था, वो टिप्स के बेसिस पे ही हम लोग जर्नल एंट्री को फ्रेम करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी वो देखते हैं, ठीक है। अब जर्नल एंट्री पास करना है, सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। तो कंपनी विल बाय बैक, किससे कर रहा है? शेयर होल्डर से। कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं? तो कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स खरीद रही है। तो कंपनी शेयर होल्डर से शेयर खरीद रही है, तो कंपनी पैसा देगी किसको? शेयर होल्डर को। तो सबसे पहला ये अब डिसाइड हो चुका है, तो कंपनी शेयर खरीदेगी और पैसा देगी किसको? शेयर होल्डर को। बस ये ध्यान में रखो, कंपनी शेयर खरीदने वाली है अपने ही शेयर शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर को पैसा देगी। अब ये प्रोसेस को हम लोग जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। अनऑफिशियल है ये, समझाने के लिए मैंने बताया, बुक में कुछ और तरीके से होगा, लेकिन हम लोग को जर्नल एंट्री से मतलब है। कंपनी पैसा पे करेगी और शेयर्स खरीदेगी, है ना। तो अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, किसी को आप पैसा पे करना है, किसी को पैसा पे करना है, तो सबसे पहला हम लोग के दिमाग में क्या आता है? अगर आप किसी को पैसा पे करने वाले हो तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है? यस, आप किसी को पैसा पे करने वाले हो तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ये आता है कि कितना देना है, यही ना। अगर किसी को पे करना है तो ऐसा थोड़ी पूरी जायदाद आप अपनी जायदाद पूरे सामने वाले को दे दोगे, पहले ये डिसाइड करोगे ना कितना देना है। तो इसलिए हम लोग का जो पहला एंट्री होगा, पहला जो सेक्शन होगा, वो हम लोग डिसाइड करेंगे कितना देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू, द अमाउंट ड्यू टू द शेयर होल्डर। तो डिसाइड करो कितना देना है, ठीक है। चलो डिसाइड हो गया, 100 देना है, 150 देना है, 200 देना है, 300 देना है, डिसाइड हो गया। अब क्या डिसाइड करोगे? अब ये डिसाइड करोगे आप कि इतना देना है, अब ये कहाँ से आएगा, क्योंकि आपके पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग सेकेंड जो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये पैसा आएगा किधर से, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस। क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्सेस, ठीक है। तो पहला डिसाइड करने का कितना देने का है, सेकंड डिसाइड करने का ये पैसा कहाँ से आएगा, और तीसरा क्या करने का?
थर्ड क्या स्टेप होगा? यस, थर्ड इज व्हाट? तो पहला डिसाइड करने का कितना देना है, दूसरा डिसाइड करने का ये जितना पैसा देना है ये कहाँ से आएगा, और तीसरा क्या डिसाइड हो चुका है यहाँ से आएगा, अब दे दो ना, वेट क्यों करने का, तो पे। तो ये 3 स्टेप याद रखो दिमाग में। बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स को बायबैक करेंगी शेयर होल्डर से, तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, और कंपनी 99% प्रीमियम पे देगी, मतलब 100 रुपया है तो 120 देगी, ज़्यादा ही देगी। तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर ऐसे फॉलो होता है, पहले डिसाइड करेंगे कितना देना है, जिसको बोलते हैं अमाउंट ड्यू टू द शेयर होल्डर। फिर दूसरा डिसाइड करेंगे कि ये पैसा आएगा किधर से, दैट इज़ कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड। और तीसरा हम लोग उसको एक्चुअल में पे कर देंगे। तो इसी अकाउंटिंग प्रोसीजर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनरल एंट्री को थोड़ा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये याद रखना है हम लोग को जनरल एंट्री में कि सबसे पहला एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। सेम पैसा आया तो डेबिट, बैंक को डेबिट करने का, पैसा जाएगा तो टू बैंक। यही सब बेसिक आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते जनरल एंट्री। तो पहला है अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक, वही प्रोसीजर है ना। तो प्रीमियम, मैंने दोनों एंट्री बताया, प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों का है, लेकिन हम लोग प्रीमियम का देखेंगे। तो कैसे करना है, कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रहा है शेयर होल्डर को। तो कंपनी पे करेगा शेयर होल्डर को, तो सबसे पहले अभी पे नहीं करना है, डिसाइड करना है किसको देगा, इक्विटी शेयर होल्डर को देगा कि नहीं देगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका किधर पड़ा है, लायबिलिटी में पड़ा है। ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर किधर पड़ा है, लायबिलिटी में, और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग को डिसाइड करना है ना कि शेयर होल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना पैसा देना है, तो वो क्रेडिट में है। जब उसको पे करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उल्टा जाएगा, डेबिट होएगा, है ना। तो डिसाइड करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये हमेशा याद रखना, जो डेबिट होएगा ये हमेशा उसकी फेस वैल्यू होगी। क्या होगी, फेस वैल्यू, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल वैल्यू। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया आपका 100, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो 100, और हमेशा याद रखना बायबैक हमेशा 99% किस पे होता है, प्रीमियम पे होता है। तो 100 तो देना है और 10 रुपये देना है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जब इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया तो और 10 देंगे तो और डेबिट होगा। तो जब आप एक्स्ट्रा पे करते हो शेयर कैपिटल को तो वो प्रीमियम हो जाता है, और जब आप एक्स्ट्रा लेते हो शेयर होल्डर से तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो सेम एंट्री आएगी, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 10। वापस से सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसा देना है, लायबिलिटी में होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो जब उसको पे करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सेम फेस वैल्यू पे उसको कर लिख देने का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100। लेकिन आपको पता है एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा मतलब प्रीमियम। तो प्रीमियम भी तो उसके साथ ही जाएगा ना, वो 100 लिखो या 110 लिखो, लेकिन हम लोग को सेपरेट शो करना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, तो एक्स्ट्रा भी जो भी दोगे तो आपके लिए क्या खर्चा ही है ना, कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा है। खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो इसलिए प्रीमियम ऑन बायबैक ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़। तो खर्चा हो गया तो और बढ़ गया, तो 110 हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 10। किसको पे करेंगे, ये जिनके पास ये चीज़ होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 110। आई समझ में एंट्री, दिस इज़ योर बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। तो पहला डिसाइड हो गया कि भाई 100 रुपया तो ओरिजिनल था, अब हम लोग उनसे ज़बरदस्ती खरीद रहे तो 10 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा, हम लोग को देना पड़ेगा सामने वाले को 110 रुपये। आया समझ में, है ना। तो डिसाइड हो गया। सेम वे में क्या होता है, प्रीमियम है तो ये प्रीमियम है, अगर डिस्काउंट रहेगा तो ये प्रीमियम यहाँ से हट जाएगा, ये प्रीमियम यहाँ से हट जाएगा, और डिस्काउंट रहेगा तो टू डिस्काउंट। तो सामने वाला 100 रुपये का शेयर है लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है, बराबर है। तो हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, हम लोग को 100 रुपया देना था, कंपनी को 100 रुपया पे करना था, लेकिन अब 100 रुपया नहीं डिस्काउंट देंगे, 90 पे करना पड़ेगा। तो 10 रुपया क्या है कंपनी के लिए, जब एक्स्ट्रा दिया तो एक्सपेंस था ना, कम देगा तो क्या आएगा,
कंपनी कम पे कर रहा है, 100 की जगह 90 पे करना पड़ेगा, तो 10 रुपये क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और उस रिजर्व को हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक डिस्काउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम आएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो ये हमेशा 100 पे ही रहेगा, ये हमेशा 100 पे ही रहेगा। यहाँ पे 90 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। आया समझ में? तो ये 99% आपको क्या आएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक आएगा। ठीक है, तो हो गया, अब डिसाइड हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे कि ये पैसा आएगा किधर से, ये पैसा आएगा किधर से। तो याद रखना, ये जो नॉमिनल वैल्यू है इसको निकालने, इसको एडजस्ट करने का कहाँ से आएगा, उसका दो तरीका है। और ये प्रीमियम है, इसको निकालने का भी दो तरीका है। मतलब कंपनीज एक्ट ने बताया है कि हम लोग डिसाइड किया प्रीमियम, हम लोग ने डिसाइड किया कितना पैसा देना है, तो डिसाइड हो चुका है। अब डिसाइड करेंगे सोर्सेस कहाँ से आएगा। तो कंपनीज एक्ट में बताया गया है जो ये नॉमिनल वैल्यू है ना, जो 100 रुपीज़, ये कहाँ से आएगा, दो तरीके से बताया है। एक तो बताया है फ्रेश इश्यू, किससे, फ्रेश इश्यू, नए शेयर इश्यू कर दो, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो, और उससे जो भी पैसा आया है वो पैसा फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर जा रहे हैं उनको पैसा दे दो। तो फ्रेश इशू, नए शेयर को इशू करो, वो पैसे से एडजस्ट कर सकते हैं। या आपके पास पहले से कोई रिजर्व पड़ा है, जो भी रिजर्व पड़ा है आप उसको यूज़ करो, और वो रिज़र्व सिर्फ रेवेन्यू रिज़र्व होना चाहिए। वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से रिज़र्व यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 100 रुपीज़ है ना, ये आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे, पहले डिसाइड हो गया कितना देना है, तो 100 रुपये और 10 रुपये डिसाइड हो गया। अब ये 100 रुपये किधर से आएगा, तो कंपनी एक्ट ने बोला जो फेस वैल्यू होता है ना, नॉमिनल वैल्यू होता है ना, वो दो ही तरीके से एडजस्ट होगा। मतलब ये पैसा हम लोग कहाँ से अरेंज करेंगे, या तो फ्रेश इश्यू से करेंगे, नए शेयर इश्यू करेंगे, या अपने पास जो रिजर्व है ना वहाँ से करेंगे। समझ में आया? तो रिजर्व कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सब जो रिजर्व आएंगे ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब से करेंगे। ठीक है, तो वो 100 रुपये या तो हम लोग नए शेयर इश्यू करके कलेक्ट करेंगे, या हम लोग के पास जो रिजर्व पड़े हैं वहाँ से एडजस्ट करेंगे। क्योंकि सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, हम लोग को एडजस्ट करना है कि ये पैसा आएगा किधर से। डिसाइड तो हो गया कि इतना देना है, अब सेकेंड हम लोग डिसाइड करेंगे क्या, हम लोग ये डिसाइड करेंगे ये पैसा आएगा किधर से। तो ये पैसा किधर से आएगा, कंपनीज एक्ट ने बोला है जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो पैसा या तो फ्रेश इश्यू से आएगा या आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस से आएगा। ठीक है, सेम वे में ये जो प्रीमियम दिया है आपका, प्रीमियम ऑन बायबैक, ये या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आएगा या आपका रिजर्व से आएगा। देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये रिजर्व, इधर भी, यहाँ पे फ्रेश इशू लिया, यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट किया होगा उससे एडजस्ट करो, या तो नहीं होता तो आपके पास जो रिजर्व पड़ा है वहाँ से एडजस्ट करो। बस इन्हीं की एंट्री अपने को पास करनी है। ये चारों एंट्री पास कर दो, आपका पूरा जनरल एंट्री कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या डिसाइड करने का, सबसे पहले डिसाइड करने का कितना देना है। सेकेंड डिसाइड करने का ये जो देना है पैसा ये आएगा किधर से, जिसको हम लोग सोर्सेज बोलते हैं। तो कंपनी एक्ट ने बताया है कि कैसे सोर्स को कलेक्ट करने का। तो जो नॉमिनल वैल्यू होता है उस पैसे को हम लोग दो ही तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, ये फिक्स है। जो नॉमिनल वैल्यू ये जो दिया है ना 100 रुपीज़, ये हम लोग दो ही तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो नए शेयर से पैसा आएगा उससे कलेक्ट करो, या रिजर्व्स एंड सरप्लस से करो। और ये जो प्रीमियम है, एक्स्ट्रा पैसा है, ये हम लोग दो ही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करो या रिजर्व से करो। ओके, बस ये चारों की एंट्री पास करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं चारों आता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चारों भी आ सकता है। तो ये चारों की एंट्री हम लोग को आगे पास करनी है बस। अब ये एंट्री पास करने के बाद हो सकता है कि आपने कुछ एसेट भी बेचे हों, ये तो पास करेंगे, एसेट बेचा हो या कोई इन्वेस्टमेंट बेचा हो, उसका पहले एंट्री पास कर देने का, फिर इसको पास करने का। तो हम लोग बेच रहे, समझो एसेट बेच रहे या इन्वेस्टमेंट बेच रहे, कौन बेच रहा है, कौन बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट, कंपनी। पैसा आएगा जाएगा, आएगा ना। तो देखो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आएगा, तो पहले सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बेचा, एसेट और इन्वेस्टमेंट बेचा,
अगर प्रॉफिट पे है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा इसके साथ। समझ में आया? जब हम लोग एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट टू एसेट, प्रॉफिट पे है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है तो ऊपर आ जाएगा, वो हम लोग एंट्री में देख लेंगे, और हम लोग ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में इसको प्रॉपरली देखा था। तो बीइंग एसेट और इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट। लॉस का भी देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लॉस का अमाउंट होगा, क्योंकि लॉस हमेशा और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। आया समझ में? टू एसेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बीइंग एसेट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए लॉस। आया समझ में? ये कर दिया। अब देखो, ये एंट्री तो हम लोग को समझा ड्यू का, उसके बाद सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट कर लो, वो हम लोग ने कर दिया। अब ये जो चार दिया है ना यहाँ पे, 1 2 3 4, सिस्टमेटिक करेंगे। पहले फ्रेश इशू, तो फ्रेश इशू कर लेंगे। अर्लियर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कौन इशू कर रहा है? ये कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है ना, तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इशू किया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल है। जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाए थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, अगर वो आपने ध्यान से सुने होंगे तो ये एंट्री आपको इजी पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब ये 10 रुपया है और प्रीमियम है 1 रुपया, तो आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा? 11 रुपया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर पार पे किया है तो सिर्फ यही दो आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उतना अमाउंट। प्रीमियम है तो एक्स्ट्रा और आ रहा है, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा, तो बैंक में 11 रुपया चला जाएगा। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बीइंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम। ओके, तो हम लोग ने शेयर इशू कर लिया। समझो यहाँ पे 100 रुपया है ना, तो समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी ये अमाउंट मत लो। यहाँ पे मैंने 50 रुपये का इशू किया, तो मुझे एडजस्ट कितना करना था? 100 करना था, लेकिन अभी सिर्फ 50 ही आया ना। जितना कैपिटल है उतना ही देखने का, प्रीमियम नहीं देखने का। 50 रुपये आया, 50 ये करना है, तो फ्रेश इश्यू सिर्फ 50 का था। तो अभी हम लोग को ये अमाउंट तो पूरा एडजस्ट करना है, तो अभी भी 50 बचा है, तो 50 कहाँ से लेंगे हम लोग? रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेंगे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास ऑलरेडी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व, वो कहाँ पे होएगा? लायबिलिटी में होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व लायबिलिटी में है, जो कि क्रेडिट है, यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? डेबिट होएगा। आता है ना लॉजिक, वो ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो भी ले लो, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो 50 रुपया नहीं आया था ना, तो हम लोग यहाँ पे उसको, जो बाकी 50 रुपया है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, और टोटल कितना हो जाएगा? 50। अभी आप लोग बोलेंगे सर वहाँ पे तो हम लोग ने एडजस्ट किया था, तो ये नया क्या रिज़र्व आया है? तो अपने पास ऑलरेडी ये रिज़र्व हैं, लेकिन हम लोग को पैसा एडजस्ट करना है ना, कि 50 रुपया तो फ्रेश इशू से आ गया, बाकी 50 कहाँ से आएगा? तो बोलेंगे सर ये तो रिजर्व से निकाल के वापस रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। यस, रिजर्व से निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में इसलिए ट्रांसफ़र किया, ये पता चल सके कि सिर्फ 50 रुपया ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं बायबैक के लिए। क्योंकि अगर रिजर्व में तो ऑलरेडी पैसा है, एक रिजर्व से निकाल के दूसरे रिजर्व, एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालने से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इसलिए ट्रांसफ़र किया, ये पता चल सके कि ये 50 रुपया हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायबैक के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसलिए हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी देखो 100 रुपीज़ था, उसमें से हम लोग ने फ्रेश इशू किया कितना? 50 का, और रिजर्व में से ट्रांसफ़र कितना हो गया? 50 का। तो हो गया ना, 100 रुपया पूरा एडजस्ट हो गया। हुआ कि नहीं? ये देखो यहाँ पे, तो ये अमाउंट हो गया। पहले डिसाइड कर लिया 100 रुपया कहाँ से, पहले डिसाइड कर लिया कितना देना है, 110 देना है, फिर डिसाइड कर रहे हैं 100 रुपया कहाँ से आएगा। तो 50 रुपया इसमें से फ्रेश इशू में से आया, और 50 रुपया हम लोग ने रिजर्व एंड सरप्लस में से डाला। अब हम लोग क्या करेंगे? ये 10 रुपये एडजस्ट करेंगे। अब ये 10 रुपये एडजस्ट करने का एक ही तरीका है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या तो रिजर्व, मतलब ये दोनों ही रिजर्व होता है। तो अब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सब भी लायबिलिटी में होता है।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस अगर कम पड़ा तो समझो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके 8 रुपया है, ठीक है, तो बाकी 2 रुपया हम लोग कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। टू क्या एडजस्ट कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि वो डेबिट में था कि नहीं था, ये देखो ये है ना डेबिट में, इधर डेबिट में है ये, तो इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्रेडिट होएगा। तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट पूरा आ जाएगा यहाँ पे 10 रुपया। तो ये बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम एडजस्टेड। तो अब देखो वो 100 रुपया भी एडजस्ट हो गया, और वो 10 रुपया भी जो था वो हम लोग ने एडजस्ट कर दिया किधर से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और पीएनएल से। आया समझ में। तो हम लोग ने डिसाइड किया ना, पहला देना था, कितना देना था डिसाइड किया, दूसरा हम लोग ने डिसाइड किया है पैसा किधर से आएगा, तो पैसा किधर से आएगा वो भी एडजस्ट कर दिया। उससे पहले सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट कर लो, हाँ, तो ये एडजस्ट हो गया। अब क्या है, अब वेट नहीं करने का, क्या करने का, पे कर देने का, क्योंकि 100 रुपया किधर से आएगा वो भी पता है, 10 रुपया किधर से आएगा वो भी पता है। तो अब हम लोग पे करेंगे, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, कंपनी कर रहा है, किसको पे कर रहा है, शेयर होल्डर को। पैसा आएगा जाएगा, जब पे करेंगे तो जाता है, तो टू बैंक आएगा, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, 110, 110, क्योंकि टोटल पे करेंगे। तो दीज आर एंट्रीज। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं है तो एक दो बार आप और रेफ़र करो, तो आपको पूरा क्लियर कट पिक्चर पता चल जाएगा, ठीक है। Thank you. We will see in the next video how to solve the practical question. Please like and subscribe for more videos. Thank you.